जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी और आविष्कारक है। इसमें हम सबसे पहले दोस्तों टॉपिक देखते हैं, फिर उन्हीं टॉपिकों से देखिए ये हो गए टॉपिक, ठीक है। तो इनको हम सबसे पहले रीड करते हैं और उसके बाद हम इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जैसे टेस्ट है तो हम टेस्ट लगाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन महोदय द्वारा किया गया था। किसके रूप में? कैथोड कीड़ों के रूप में इसका खोज हुआ था। यह एक अति सूक्ष्म कण है, इसकी विशेषता में देखें तो, और इस पे जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलाम का होता है। आपसे प्रश्न बनता है दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों वो कूलाम होता है, वो भी आप साथ में याद रखेंगे। द्रव्यमान इसका 9.1 × 10⁻31 किग्रा होता है, ठीक है। तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर आपको यहाँ से कंफ्यूज किया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यह एक अस्थाई मूल कण है, आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न बने, मान लीजिए बड़े स्तर का एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहाँ पे प्रश्न बनेगा इलेक्ट्रॉन किन कणों से मिलकर बनता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का निर्माण लेप्टॉन से होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्म पार्ट क्या है? लेप्टॉन, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज 1896 में गोल्डस्टीन द्वारा नाइट्रोजन नाभिकों पर अल्फा कणों के प्रहार से की गई थी, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था। बाद में इन्हीं के साथ मिलकर 1911 में दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसमें अपना कार्य आगे बढ़ाया और उन कणों का नाम क्या दिया दोस्तों? प्रोटॉन दिया, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा फेमस रदरफोर्ड हुए। उसकी विशेषता क्या है? अगर बात करें प्रोटॉन की विशेषता, तो इसका वेट है 1.67239 × 10⁻⁻27 किग्रा, ठीक है। आवेश कितना है? तो जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यह एक अति सूक्ष्म कण है और इसका उपयोग दोस्तों कृत्रिम तत्वांतरण में किया जाता है। अब तत्वांतरण क्या होता है? एक तत्व का दूसरे तत्व में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन का वेट हमने कितना देखा था? 9.1 × 10⁻31 किग्रा, लेकिन यहाँ पे क्या है? 10⁻27 है और ये क्या है? 1.67 है। तो ये डिफरेंस आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ आवेश क्या है? आवेश की मात्रा समान है लेकिन दोनों का चार्ज अपोजिट है, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से किया गया था, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन पर अल्फा कणों के प्रहार से प्रोटॉन की खोज की गई थी और बेरिलियम के चादर पर अल्फा कणों के प्रहार से न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। इसकी विशेषता क्या है? आवेश रहित कण है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किग्रा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या था? प्रोटॉन वाले में 1.675239 था और यहाँ पे 27 किग्रा ही था माइनस में, और ये लगभग प्रोटॉन के वेट के समान होता है और इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग कैंसर चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसका प्रयोग कैंसर चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। आपको पता है ना, 3 न्यूट्रॉन अगर मिल जाते हैं यूरेनियम को तो वो अपना विखंडन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा। चलिए बात करते हैं पॉजिट्रॉन के ऊपर। देखिए पॉजिट्रॉन होता क्या है, इसकी विशेषता जान लीजिए। धनावेशित मूल कण है ये। इसका द्रव्यमान और आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान और आवेश है वो परिमाण में किसके बराबर होता है? पॉजिट्रॉन के, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो ऋणावेशित होता है, लेकिन ये धनावेशित मूल कण है, ठीक है। इसकी खोज 1932 में एंडरसन द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? बताएं, एंडरसन ने, ठीक है। और ये द्रव्यमान और आवेश में जो परिमाण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन इस पे जो आवेश है वो धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो ऋणावेशित है। इतना याद रखेंगे और एंडरसन महोदय को नहीं भूलना है। न्यूट्रिनो की देख लीजिए। न्यूट्रिनो की विशेषता क्या है? ये लगभग द्रव्यमान रहित होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है और आपको बता दें इसको घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये आवेश रहित मूल कण होता है।
खोज इसकी 1930 में पाउली द्वारा किया गया था। दोस्तों देखिए, न्यूट्रिनो पे रिसर्च चल रहा है और ये बहुत ही बड़ी खोज है, ठीक है। और खोज पाउली ने किया था और इसको हम एंटी न्यूट्रिनो प्रतिकण के रूप में अगर जाने, ठीक है, तो इसका जो प्रतिकण है वो एंटी न्यूट्रिनो है। तो आप इसको जैसे न्यूट्रॉन के प्रतिकण के रूप में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, न्यूट्रिनो का जो खोज हुआ है दोस्तों, ये मेडिकल की दुनिया में ना एक तरह से वरदान साबित होने वाला है। जैसे मान लीजिए एक्सरे में क्या किया जाता है, जो एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें एक्स किरणें डाली जाती हैं जो हमारे स्किन को और बोन्स को डैमेज करती हैं। लेकिन न्यूट्रिनो देखिए आवेश रहित है, द्रव्यमान रहित है, तो इसका ना बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आने वाले समय में अगर हम इसका एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई में करते हैं या फिर अन्य चीज़ों में, तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसको घोस्ट पार्टिकल इसलिए भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारे बॉडी से ना अनंत अनंत न्यूट्रिनो दोस्तों अभी हमारे बैठे बैठे बॉडी से पास हो रही हैं, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा एक बारी आप सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और रीचा और क्या नाम है जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है, वो पायल को या फिर अन्य जो भी लवी को, सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए। और क्रिस आप भी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, ठीक है, जिससे और भी मज़ा आए यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं फोटोन के ऊपर। फोटोन होता क्या है? फोटोन की विशेषता अगर देखें, ऊर्जा के बंडल के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रकाश की चाल से चलते हैं और विराम द्रव्यमान इसका शून्य होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसमें जो ऊर्जा होता है, उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो फोटोन यानी एनर्जी पैकेट के रूप में जो होता है उसी को हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के बंडल। और ये प्रकाश की चाल से चलते हैं और विराम में इनका द्रव्यमान शून्य होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन काल निर्धारण क्या होता है, व्हाट इज़ द कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीवित अवस्था में जो जीवा कार्बन 14 है उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। और मृत्यु के बाद क्या करते हैं, ग्रहण इसका बंद हो जाता है, ठीक है। जो कार्बन 14 है उसका ग्रहण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम हुए या फिर कोई भी, ठीक है, वो जीवित अवस्था में कार्बन 14 ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण बंद हो जाता है। उसके बाद हम कार्बन 14 की जो सक्रियता है उसको माप कर मृत्यु से वर्तमान तक का समय ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर रहेगा अब आपको कि कैसे कार्बन डेटिंग कार्य करता है। चलिए, उम्मीद करूंगा आपको याद रहेगा अब। उसके बाद यूरेनियम काल निर्धारण क्या होता है, यूरेनियम डेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो यूरेनियम डेटिंग समझिए। अब यहाँ पे इसका उपयोग क्या होता है, प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए बहुत प्राचीन शैवाल हैं, बहुत प्राचीन कोई शिला है, बहुत प्राचीन कोई अस्थिपंजर है, ठीक है। अब वो तो बहुत पहले कार्बन 14 ग्रहण करना बंद कर चुका है, लेकिन क्या उसकी सक्रियता के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं? तो उसमें कार्बन 14 ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता, तो वहाँ पे हम यूरेनियम काल निर्धारण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब ये होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, अब ये इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए कि प्राचीन जो निर्जीव पदार्थ हैं उनकी आयु ज्ञात करने में यूरेनियम काल निर्धारण का प्रयोग किया जाता है। विशेषता क्या है, चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु जो है वो 4.6 × 10⁻19 वर्ष पाई गई है। किसके द्वारा इसका प्रयोग किया, किसके द्वारा ये निर्धारण हुआ है, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे और इसमें प्रमुख विशेषता आपने जान ली, कार्बन 14 और यूरेनियम डेटिंग का जो डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें जो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है दोस्तों, बताएं नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, क्योंकि आज का जो प्रमुख चैप्टर का प्रमुख उद्देश्य है वो न्यूक्लियर फिजिक्स ही है, ठीक है। तो इसकी विशेषता होती क्या है, यूरेनियम 235 को ये क्या करता है, नियंत्रित विखंडन। अब नियंत्रित विखंडन क्या होता है, हम क्या करें, जैसे मान लीजिए हमको एनर्जी प्रोड्यूस करना, जैसे होता है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है आप बताएंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बुलंदशहर में है। अब उसका आप नाम बताएंगे और उसका नाम 9 से शुरू होता है, अब आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें यूरेनियम 235 को एक कंट्रोल्ड वे में उसको हम विस्फोट कराते हैं, ठीक है, उसका विखंडन कराते हैं और एक कंट्रोल्ड वे में यानी कि नियंत्रित प्रकार से हमें जितना उसको विस्फोट कराना है, जितना ऊर्जा चाहिए उतना ही विस्फोट कराते हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषता यही होता है नाभिकीय रिएक्टर का, ठीक है। और प्रथम नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों 1942 में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम
नाभिकीय विखंडन के ऊपर, ठीक है। ये क्या था, नाभिकीय रिएक्टर था कि नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, और अब हम बात कर रहे हैं नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया है वो क्या है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 पर हम क्या करते हैं, मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी से बारी बारी, ठीक है, जो भारी नाभिक है उसको विभक्त करते हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 में जैसे हमने बोला था ना, 3 न्यूट्रॉन हम डालते हैं, कभी उनकी संख्या कम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, यूरेनियम 235 का विखंडन होता है और ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और अत्यधिक ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये हमने बात कर ली है। उदाहरण क्या है, परमाणु बम का जो निर्माण किया गया था, ठीक है, और किया गया है सभी देशों में, लगभग सभी में नहीं लेकिन बहुत सारे देशों में है, अपने देश में भी है परमाणु का, जो परमाणु शक्ति है अपना देश। और एक महत्वपूर्ण बात, आप एक बात बताइए, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा था, ठीक है, तो बम पास में आए मुस्कुराए वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो 6 अगस्त 9 अगस्त को अमेरिका ने क्या किया था दोस्तों, बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, ठीक है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में। अब आप बताएंगे 6 अगस्त को जो एटम बम या न्यूक्लियर बम की बमबारी की गई थी जापान में, वो उसका नाम क्या था, और जो 9 अगस्त को की गई थी उसका नाम क्या था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ, लेकिन आप एग्जैक्टली बताएंगे किस किस डेट पे कौन सा गिराया गया था। आप डिफरेंस क्लियर करके कमेंट कीजिए, ठीक है। एक का नाम था फैटमैन और एक का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे। चलिए बात करते हैं नाभिकीय संलयन के ऊपर। तो आपको पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, जो सूर्य होता है और सूर्य के कोर में हाइड्रोजन होता है और उसमें 1H1 और प्लस 1H3 ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है, हीलियम बनता है, ठीक है। और हीलियम जब बनता है तो साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो जो सूर्य से एनर्जी आती है ना, तो यही है, ठीक है, जो यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, तो नया तत्व हीलियम बनता है। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। अब इस ये प्रक्रिया क्या है, दो या दो से अधिक जो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात किया 1H1 प्लस 1H3, ठीक है, ये हल्के नाभिक मिलके एक भारी, मतलब इनके तुलना में 2He4 बनाते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, अत्यधिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो हमने यहाँ पे बात किया, यहाँ पे ऊर्जा भी मुक्त होती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन। और ये घटना कहाँ पे होता है, सूर्य से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं वहीं पे होता है, ठीक है। और देखिए, अब इस संक्षिप्त विवरण में हमने सभी चीज़ें जान ली है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, आविष्कार और आविष्कारक। देखिए हमने इसके ऊपर एक चैप्टर कर ली है, लेकिन इसको हम संक्षिप्त में एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखिए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक, आपको याद रखना है। जो कैलकुलेटर होता है, ठीक है, इसका खोज पास्कल के द्वारा किया गया था, बी पास्कल के द्वारा। क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स हैरिसन के द्वारा किया गया था। टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद टेलीविज़न का खोज J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। और टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो, सब मैं बता चुका हूँ, ये रिविजन है। ट्रांजिस्टर का खोज विलियम साल्क के द्वारा किया गया था, ये नहीं बताया था, याद रखना है। डायनमो की खोज माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पेंसिलिन की खोज मैंने बताई थी, फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। परमाणु बम का खोज ऑटो हान, नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न बनता है। अब आप हमें कमेंट में बताइए, जो नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे मिलता है, तो आप बताएंगे उन्होंने एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी करी थी, ठीक है, वो क्या था। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल, ये भी मैंने बताया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। रेडियो की खोज मार्कोनी के द्वारा। रक्त परिवहन विलियम हार्वे के द्वारा। भाप इंजन जेम्स वाट, ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे। रडार टेलर एवं यंग के द्वारा। गन पाउडर रोजर बैकन के द्वारा, ठीक है, रोजर बैकन के द्वारा गन पाउडर की खोज की गई थी। और छपाई कला गुटेनबर्ग के द्वारा। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स के द्वारा। एक्सरे रोंटजन, मैंने बताया था, रोंटजन रेज भी बोलते हैं। हाइड्रोजन कैवेंडिश के द्वारा, ये मैंने आप लोगों को बताया, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। रेडियम मैडम क्यूरी, ठीक है।
उसके बाद हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। गन पाउडर हमने देख लिया, रोजर बेकन, छपाई कला गुटेनबर्ग, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, एक्स रे रोंटगन, हाइड्रोजन कैवेंडिश, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, नाभिक रदरफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट परमाणु संख्या मोस्ले के द्वारा, परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा, ठीक है। डाल्टन हमने पढ़ा था, परमाणु संख्या नहीं पढ़ा था, मोस्ले याद रखेंगे। बैरोमीटर टोरिसेली के द्वारा, ये भी नया है, हमने नहीं बताए थे। आवर्ती का नियम मेंडलीव के द्वारा आवर्ती का नियम दिया गया था, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना तो उनको सजाने वाला। उसके बाद डायनामाइट, अभी हमने बात किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज करी थी। जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता का सिद्धांत, मैंने बताया था आइंस्टीन, जो इक्वल टू mc² बताया था, ठीक है। माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन ने किया था, याद रखना है। इंसुलिन बैंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा, मैंने बताया था इंसुलिन की कमी जब बॉडी में होती है तो क्या होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज है वो पचता नहीं है और हम शुगर के मरीज हो जाते हैं, यही बताया था। पोलियो के टीका का जो खोज किया था वो जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। बेतार का तार, ये मार्कोनी के द्वारा। जेट इंजन फ्रैंक व्हिटल के द्वारा। रडार अल्बर्ट टेलर के द्वारा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रडार आजकल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन। प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन, ठीक है। तो प्रेशर कुकर के बिना दाल नहीं गलेगी ना, वैसे भी आपकी दाल बहुत जगह नहीं गल रही है आजकल, है ना गलाओ। कॉस्मिक किरणें होती हैं वो विक्टर हेस के द्वारा, ठीक है। और टेलीस्कोप हैंस लैप्रिस के द्वारा, ठीक है। और इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब बारी है टेस्ट की, ठीक है। तो पानी पीजिए और अब जल्दी से जो भी यहाँ पे एक्टिव हैं, जो भी लाइव सेशन एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी से अब कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि दोस्तों गैदरिंग बढ़ाई जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि इतना सारा इफ़र्ट किया जाता है कि बहुत सारे लोग जुड़े हमसे, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा योगदान दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, ठीक है, लोगों को कनेक्ट कीजिए कि ये गैदरिंग कम से कम 400-500 तो एटलीस्ट हो, ठीक है। चलिए अब हम टेस्ट को देख लेते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो जल्दी से कमेंट करें जो भी हमारे बुद्धिजीवी अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नाभिकीय संलयन पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। उसके बाद परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर है, लेकिन जो परमाणु बम है ये किस पे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाभिकीय विखंडन। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन बम और एटम बम दोनों डिफरेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बम मैंने अभी आपसे एक बात शेयर की थी, है ना, सूर्य के जो नाभिक में होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन, तो उसमें हाइड्रोजन ही तो जुड़ते हैं, ठीक है। और परमाणु बम में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बताएं, हम न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन को डाल के क्या कराते हैं, परमाणु विखंडन कराते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रडार के आविष्कारक कौन हैं, तो जल्दी से कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट टेलर के द्वारा, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। देखिए ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाउली ने इसको खोजा था, ठीक है। आपके पास बहुत कम समय रहता है, ठीक है, उसमें आपको देखिए जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8 आया ना आपके सामने, अब जल्दी से पढ़ के और क्वेश्चन नंबर डाल के ऑप्शन नंबर उसका करेक्ट आंसर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तरह से ना बोलते हैं ना कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं सीखने के साथ साथ, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होता है एक तरह से पढ़ने का और याद रखने का, ठीक है। अब आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, आपसे प्रश्न एग्जाम में बन चुका है और बनता रहता है, तो मेंडलीफ ने, ठीक है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, एनरिको फर्मी के द्वारा, ठीक है। तो एनरिको फर्मी के निर्देशन में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है 1952 में, ठीक है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, जल्दी से बताएं, ये तो मैंने आप लोग को बताया है। क्या है दोस्तों, ये धन आवेश युक्त कण है और ये जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश लेकर चलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में जस्ट अपोजिट होता है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो अभी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो किस प्रकार का है दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन में
इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश युक्त, है ना। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ये तो आप आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं, मैंने बताया था ये कैसा है, आवेशहीन कण, ठीक है। उसके बाद परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ऑटो हॉर्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? दोस्तों यहाँ पे परमाणु बम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1945 में, ठीक है। और परमाणु बम ही तो गिराए गए थे, कहाँ पे? हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, इसका जल्दी से कमेंट में जवाब दें। इसका राइट आंसर क्या है? जे थॉमसन महोदय ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अभी हमने बात किया कि गोल्ड स्टीन का, ठीक है, योगदान रहा है नाइट्रोजन के लेयर पे, ठीक है, परत पे अल्फा कणों की बमबारी करके कुछ कीड़ों की खोज करी थी। बाद में उसी को रदरफोर्ड ने, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रिसर्च में आगे बढ़ा के प्रोटॉन का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो ईंट पर नाच, तो जेम्स चैडविक महोदय इसमें राइट हो जाएंगे। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो जल्दी कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, जॉन ई साल्क महोदय ने पोलियो के टीका की खोज की थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों जिनके नाम पे नोबेल प्राइज मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एंडरसन महोदय ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? तो निम्नलिखित को देखिए ध्यान से, और आपको पता है जिसका तरंग दैर्ध्य जितना सूक्ष्म होगा उसकी भेदन क्षमता उतनी अधिक होगी। अब इस हिंट से जल्दी से कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए हमने ये बात कर ली है भेदन क्षमता। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बताएं, जो आप प्रयोग करते हैं ना, लेकिन आप तो मोबाइल ही यूज़ करते हैं, है ना। चलें, इसका राइट आंसर क्या है? ग्राहम बेल, ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो दोस्तों ये प्रश्न हम पहले करा चुके हैं, कॉपरनिकस। और मैंने ये भी बताया था कॉपरनिकस ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि जो सूर्य है वो भी स्थिर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया था जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है और वो सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। सोलर सिस्टम की खोज हमने देख लिया, कॉपरनिकस ने की थी, ठीक है। तो कॉपरनिकस का नाम याद रखेंगे। नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर है वो क्या है? तो ट्रिगर करने वाला क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसमें क्या डालते हैं, बताइए? न्यूट्रॉन डालते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन जाता है और वो क्या कर देता है? ट्रिगर कर देता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों जल्दी बताएं, मैंने अभी बताया था मैक्स प्लैंक, इसमें कहीं दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट डे के लेक्चर में भी हमने किया था, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, हेनरी बेकरल महोदय ने, ठीक है। प्रसिद्ध बिग बैंग थियरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, और दोस्तों ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बिग बैंग थियरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पे, ठीक है। डॉपलर प्रभाव डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप जानना चाहेंगे तो उसके ऊपर हम अलग से सेशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकरल, बिग बैंग थियरी, डॉपलर प्रभाव। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सूक्ष्म तत्व है इनमें से, जो दिया गया है इनमें सूक्ष्म तत्व कौन सा है, तो आप पहचानें जल्दी से, क्योंकि आपके पहचानने की कैपेसिटी आज चेक करनी है। इसमें देखें अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, ठीक है, ये सूक्ष्म तत्व है क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तुलना में, ठीक है। अब आप क्लोरीन को पता है, क्लोरीन 17, उसके बाद नाइट्रोजन 7, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों? 8। ये सब तो आपको याद है ना, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या बताता है? परमाणु क्रमांक दोस्तों बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जिसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जाहिर सी बात है प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा। लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है? 1H1, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि एक प्रोटॉन, और जाहिर सी बात है तो उसका साइज छोटा ही होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? अप्सरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद देखें
परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है, आपको याद रखना है, आज के बाद नहीं भूलना है। ठीक है, क्यों? अब आप एक बार ही सोच के देखिए ना, मैंने एक चीज़ बताई थी 9.1 इंटू 10⁻31, तो ये 31 क्या करता है? घटाता है वैल्यू, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना बताया था? बताएं 1.67239 था इंटू 10⁻27 की ग्रा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -3 की ग्रा की जो -3 पावर है वो कम है, तो ये अधिक वेट का हो गया। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, अब नहीं भूलना है। डिफरेंस कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? कार्बन 14। ठीक है, उसके बाद पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो हमने आपको बताया था कि इसमें केवल आवेश का डिफरेंस है, द्रव्यमान और आवेश का जो परिमाण होता है वो इक्वल है, लेकिन इसका जो आवेश है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये किसका प्रतिकण है? जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने एक देखा था पार्टिकल्स और उसकी एज किसके द्वारा उदाहरण में देखा था, तो उसके आधार पे आप इसका जवाब दें, तो यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, इसके बाद हम देखें जल्दी जल्दी से, ये तो हमने देख लिया, पॉजिट्रॉन देख लिया, पृथ्वी का आयु देख लिया। अब गामा किरणों की खोज किसने करी थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? पॉल विलार्ड ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखिए हेनरी बेक्वेल का योगदान है, लेकिन पॉल विलार्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जल्दी से जवाब दें, इसका तो आप दे सकते हैं ना, तो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है। ठीक है, तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। उसके बाद हम देखिए जीवाश्म की आयु का निर्धारण हमने देख लिया। पोलोनियम की खोज किसने करी थी? तो दोस्तों बताएं, पोलोनियम की खोज किसने करी? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैरी क्यूरी ने। ठीक है, तो मैडम मैरी क्यूरी ने पोलोनियम, रेडियम और इनके लिए 2-2 बार इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, तो आप बताएंगे कब और कब। उसके बाद अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रैमजे को अक्रिय गैस तत्व की खोज का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो ये तो नहीं भूलना है आपको, जल्दी कमेंट करें। इसका राइट आंसर है सैमुअल कोहेन ने। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? सैमुअल कोहेन। इस तरह से आज का सेशन संपन्न होता है। अब आप हमें फीडबैक देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, इस कंटेंट को सपोर्ट करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल का पार्ट बनिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों देखिए पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वीकेंड मिलेगा, वीकेंड में हम टेस्ट लगाएंगे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं। उस दिन हम मैराथन लाइव क्लास देखेंगे। ठीक है, अभी तो आज आपका चैप्टर संपन्न हुआ, और अब जाइए एंजॉय कीजिए। आपका दिन अब शुभ रहे और आप खूब मेहनत कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।